guys, my name is Yash. ऋषभ दिस साइड। Welcome back to our channel The Authentic Indians and welcome back to another video. तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि एजुकेशन फ्री है जर्मनी में या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत सी जगह सुनते हैं, बहुत सी सारी वीडियोस में भी देखते हैं कि भाई जर्मनी में तो एजुकेशन बिल्कुल ही फ्री है। तो अब हमारे साथ एक जर्मन स्टूडेंट ही है, तो हम उसी से ही पूछेंगे, तो फायदा उठाएंगे उसका कि हम सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकें। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि कॉस्ट एक्चुअली लगती कितनी है। ऑफ कोर्स वो अपने कोर्स के बारे में बताएगा, बट एक आइडिया लग जाएगा ऑडियंस को कि कितनी कॉस्ट लगती है और क्या क्या एडिशनल कॉस्ट यहाँ आने के बाद भी लगती है। तो बेसिकली ये वीडियो है, आप जर्मनी में मूव हो रहे हो एज ए स्टूडेंट, तो क्या कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा। तो ये वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना, और नए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत सारी वीडियोस मैंने खुद पर्सनली देखी हैं जिसमें लोग बताते हैं कि भाई बिल्कुल फ्री है एजुकेशन जर्मनी में, तो मतलब कितनी सच्चाई है इसमें? देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, वो सबको पता है। और ऐसे ही जर्मनी का केस है, कुछ फ्री नहीं है या कुछ, बट हाँ बहुत ही मेजर डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में जर्मनी और बाकी कंट्रीज के अंदर। और जर्मनी की बात करूँ तो आपको चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो एक तरीके से फ्री ही है अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है, बट उसके साथ साथ आपको एक ब्लॉक अकाउंट के अमाउंट यहाँ पे भेजना होता है जो कुछ 9 से 10 लाख रुपए होता है। वो बेसिकली आपका अपना एक्सपेंडिचर होता है कि आपको मंथली वो पैसा यहाँ आने के बाद मिलता है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। आपको अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है तो भी आपको एक कुछ 500 यूरो के आसपास का 6 महीने का खर्चा तो उसमें भी है। 500 यूरो आप फ्री नहीं है कहीं पे भी। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि लोगों को मिलती है, तो भी आपका ये लगा लो पूरी स्टडीज का 60 से 70-80 हजार का खर्चा है पूरी मास्टर्स। वो बहुत चीप हो जाता है, बट वो बहुत ही कम केसेस में होता है, तो आइडियलिस्टिक केसेस में होता है। तो कंक्लूजन पे आऊँ तो बिल्कुल फ्री कहीं पे भी नहीं है। पब्लिक की है तो भी वो उसमें कुछ खर्चा है आपका, और प्राइवेट में तो आपके कुछ जो फीस रहती है उनकी वो है। हाँ, तो मतलब खर्चा है पब्लिक में कम है, लेकिन है उसमें भी ऐसा नहीं है कि 0 रुपया खर्चा, आके अपना खाना पीना खाया मजा लिया। लेकिन कंपैरेटिवली बहुत सस्ता ऑफ कोर्स अगर 60,000 जैसे ऋषभ बता रहा है तो बहुत ही कम फीस है। मतलब मेरे खुद के कॉलेज की फीस यार पर ईयर की 70,000 थी इंडिया में, तो उसके हिसाब से तो काफी कम है, बट फ्री नहीं है भाई, फ्री कुछ नहीं मिलता दुनिया में। तो अभी जैसे कि आपने कंक्लूड किया कि खर्चा पब्लिक का भी है, प्राइवेट का भी है। ऑफ कोर्स पब्लिक का बहुत ही कम है, तो जो कि आप आगे रिकवर भी कर सकते हैं, जो कि आप आगे बताओगे भी। तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितना है। अभी मैं सिर्फ एजुकेशन के ऊपर बात करूंगा कि अगर कोई पढ़ने के लिए आना चाहता है तो कोर्सेज के ऑन एन एवरेज कितने कोर्स है, आप अपने कोर्स का भी बता सकते हो। पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो खर्चा रहता है, आपको एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है 200-250 यूरो का, वो रहता है। और कुछ ट्रैवलिंग का कार्ड बनता है आपका 200 यूरो का, मोटा मोटा 500 यूरो 6 महीने में लगता है 6 महीने पब्लिक यूनिवर्सिटी में। पर ये सिर्फ आपका स्टडी का खर्चा है। Okay. और मैं अगर अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो कुछ कोर्सेज में जो MBA के कोर्सेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नई खुली हैं, वो 6-7 हजार में भी ऑफर कर देती हैं। बर्लिन में जो मैंने देखा 6-7,000 यूरोस पर सेमेस्टर पर एंटायर कोर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ओके। लेकिन अपने कोर्स की बात करूं तो मेरे पूरे कोर्स का खर्चा 26,000 के आसपास है। यूरो रुपए नहीं, यूरो 26,000 अगर हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो यूरो में होगा। मेरा पर सेमेस्टर का सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो 6,500 है, 6,450 यूरो है। और ये 4 सेमेस्टर का मेरा कोर्स है, तो इतना खर्चा प्राइवेट, मेरे को लगता है मेरी यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा महंगी है। तो आई थिंक आप एक बेंचमार्क रख सकते हो कि मैक्सिमम इतना खर्चा रहेगा। फिर भी मेरा टोटल खर्चा जो मैंने हिसाब लगाया वो 35 लाख तक जाएगा, जिसमें मेरा रहने का खर्चा भी आ जाता है और मेरी ट्यूशन फीस भी आ जाती है। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे ऊपर है जो मैं यहाँ जॉब करता हूँ। हाँ, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में है पर सेमेस्टर फीस जो है वो 500 से 600 यूरो है, डिपेंडिंग ऑन मतलब जो भी आपकी ट्यूशन फीस या जो है। और अगर प्राइवेट की बात करूँ तो 6 से 7 हजार के आसपास है। और कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस इंट्रोड्यूस कर दी है जर्मनी में। ओके। बट वो भी ज्यादा नहीं रहती है, 6 महीने का 1000 यूरो रहता है, जो कि 80 से 90 बट स्टिल बहुत कम है। तो इट्स लाइक 5x और 6x हो गया ना प्राइवेट के अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। तो काफी बड़ा डिफरेंस है। तो अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का मान के चलूं 6,000 यूरो या 7,000 जो बोल रहे हो, तो 5.5 लाख में 5.5 लाख 6 महीने का सेमेस्टर का है। तो 4 सेमेस्टर होते हैं, तो आप लगा लो आइडिया। हाँ, तो 20-25 लाख हो गया। 20-25 लाख हो गया। तो इतना खर्चा मेरा सिर्फ मास्टर्स। अगर आपका पब्लिक में हो जाता है तो बहुत ही कम हो जाएगा। आपका एटलीस्ट
5 टाइम्स नीचे आ जाएगा तो 5 लाख के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो तो मैक्सिमम इतना ही जाएगा, हाँ। क्योंकि जो कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटी में फीस इंड्यूस हुई भी है तो उसमें भी मैक्सिमम आपका 4 लाख में 5 और लाख ऑफकोर्स अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो भी फिर तो प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप का कुछ होता है। होता है, लेकिन ज्यादा मतलब आपको नहीं उससे फर्क पड़ता। पब्लिक में होता है। जैसे मेरी फीस है हमारे कॉलेज में था ये, तो आपका 1000 यूरो एक सेमेस्टर में कम हो जाता है। ओके, तो 6000 की जगह 5000 हो जाएगा, बट 4.5 लाख के आसपास फिर भी जाएगा। ओके, और पब्लिक में? पब्लिक में अगर आपको स्कॉलरशिप, वैसे तो आपको कुछ खास देना नहीं है, तो जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है वो तो आपको देना ही होगा। ओके। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जो आपका रहने का खर्चा है वो कवर हो जाता है स्कॉलरशिप में। पब्लिक में वैसे और कोई खर्चा है नहीं, जो फीस है ऑफकोर्स वो भी फिर कवर हो जाएगी, अगर कुछ फीस तो आधी हो जाएगी वो भी। हाँ, आधी हो जाएगी, कई बार पूरी कवर भी हो जाती है। ओके, बाकी की जो कॉस्ट है जैसे रहने का खर्चा हो गया, खाने का, कितना बंदा ऐड करके आए यहाँ पे? ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी किसी टियर 2 टियर 3 सिटी है जर्मनी की, जो जैसे कोई विलेजेस में भी है यहाँ पे, तो आपका रहने का खर्चा आज भी ज़्यादा नहीं है, 200 यूरो 300 यूरो मैक्सिमम होता है। बट अगर आप किसी बड़ी सिटी में आ रहे हो, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ड्रेसडन, म्यूनिक, तो आपका रहने का खर्चा कुछ केसेस में 700 यूरो तक भी जा सकता है। वैसे तो यहाँ के अब इसलिए इन्होंने मतलब ये कॉस्ट ऑफ हाउसिंग होगी। हाँ, ये आपका सिर्फ रहने का खर्चा, मतलब आपका सिर्फ रेंट है, ये आपके एकोमोडेशन का रेंट है इतना। और जैसे सबको एक ब्लॉक अकाउंट का कॉन्सेप्ट पता ही होगा जर्मनी में, कि आपको यहाँ पे आने से पहले 9 से 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे भेजना पड़ता है, जो आपको मंथली मिलता है आपके अकाउंट में। आप रिलीज करते हैं हर मंथ, उससे आपका लिविंग एक्सपेंस कवर होता है। तो बर्लिन के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आज के टाइम में थोड़ा एकोमोडेशन हाई हो गया है, उसका रेंट ज़्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको 700 यूरो तक, मेरे फ्रेंड 700 यूरो तक के रूम में भी रह रहे हैं। वो आप पे है, थोड़ा सा मुश्किल होती है अकोमोडेशन ढूंढने में, लेकिन अगर आप शेयर्ड रूम में रहते हो तो आपको थोड़ा कम पड़ जाता है। और सबलेटिंग का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। सबलेटिंग का भी है, लेकिन आपको एटलीस्ट एक जगह टिक के रहना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन एक एड्रेस पे, क्योंकि बार-बार आप यहाँ पे, एक तो लेटर्स का बहुत बड़ा पंगा है पूरे यूरोप में, कि लेटर्स आते हैं आपके एड्रेस पे, तो बार-बार चेंज करोगे तो हर बार चेंज कराना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वो आपका मेल्डूम होगा दूसरे नए एड्रेस पे, तो वहाँ पे आपका लेटर्स तो आने लग जाएंगे। पर ये है कि आपको सबलेटिंग में होता है कि वो लोग आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो आप फिर रजिस्टर नहीं कर पाते हो। और उसके अलावा कोई और कॉस्ट? ये तो हो गया हमारा हाउसिंग का। हाउसिंग अगर मान लो मैं अपने केस में, मैं जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे 600 का एकोमोडेशन मिला था, मेरा पर्सनल रूम था। तो 600 के ऊपर यहाँ पे एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, मैंने देखा मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप नॉन वेज अल्कोहल भी कंज्यूम करते हो तो आपका 200 यूरो तक का मैक्सिमम जाएगा। मेरा 100 यूरो में कवर हो जाता था, क्योंकि मेरा इतना एक्सपेंडिचर नहीं था। बट मेरे फ्रेंड्स का मैंने देखा मैक्सिमम 200 यूरो जाता है, बट ग्रोसरीज फिर भी इतनी कॉस्टली नहीं है। ओके, तो 600 प्लस 200 आपका ये मैक्सिमम रेंज जो बता रहे हैं। हाँ, 600 ग्रोसरी के बाद, हाँ इतने तक जा सकता है। इसके बाद ग्रोसरीज के बाद छोटे मोटे और खर्चे, जैसे आपका जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस का रहता है उनका कंट्रीब्यूशन, वो 120 यूरो रहता है। आज के टाइम में 121 ईयरली नहीं, मंथली ये मंथली है। 121 यूरो मंथली आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के देने हैं। तो ये, और इसके साथ एकोमोडेशन और ग्रोसरीज, ये 3 मेन एक्सपेंडिचर हैं जो आपका 800 850 तक चला जाता है। और इसके अलावा बाकी सब आपके ऊपर है, आप कितना, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए आपको कॉलेज एक कार्ड दे देता है, जो आपका एक सेमेस्टर में 160 या 190 यूरो के अंदर 6 महीने का कवर हो जाता है। ओके, तो वो भी तो ऐड होगा ना? वो भी ऐड होगा, वो कई बार आपकी फीस में इंक्लूडेड होता है। वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो वही चीज होती है। पब्लिक तो डिपेंड करता है, कहीं किसी में अलग होता है, किसी में नहीं होता। हाँ, तो उसका भी ज्यादा नहीं है, तो वो 6 महीने में डिवाइड कर लो तो उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं है। ओके, ट्रैवलिंग आपकी कवर होगी, हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो गया, एकोमोडेशन कवर हो गया, तो मोटा मोटा 850 यूरो, 850 से 900 यूरो आपका मंथली खर्चा है। ओके, स्टूडेंट्स को कुछ स्पेसिफिकली बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मतलब डिस्काउंट्स वगैरह? क्योंकि मुझे याद है अभी हम रिसेंटली डच का कोर्स कर रहे हैं, तो हम भी अब स्टूडेंट बन गए वापस, तो हमको वीजा जो है 50% पे मिल जाता है। तो ऐसे बेनिफिट्स कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा मतलब मिलते हैं? पहले तो मुबारक हो, दोबारा से स्टूडेंट बन गया। तो स्टूडेंट्स के लिए ऐसा तो बहुत ज्यादा कुछ, बट हाँ डिपेंड करता है। आप मूवी देखने जा रहे हैं, आप उनको अपना कार्ड दिखा सकते हैं। कुछ जगहों पे स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड चीजें होती हैं। आपको ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस तो आप स्टूडेंट्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 120 यूरो स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओके, और उसके अलावा आपको डिपेंड करता है, आप जाके पूछ सकते हैं उनसे, अगर डिस्काउंट होगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत सी जगहों पे होता भी है, पर एज सच उन्होंने लिस्ट आउट नहीं कर रखा। तो जो आपने कॉस्ट बताई थी इससे पहले, डिस्काउंट लगा के सब कुछ बताया? हाँ। ओके, तो ठीक है, बेनिफिट्स के साथ ही सब कुछ बता रहे हैं। वही मेन क्वेश्चन ये रहेगा, अब इतना पैसा यहाँ आने, क्योंकि टोटल कोर्स की फीस भी लग रही है 25-30 हजार यूरो के आसपास। उसके बाद यहाँ आने के बाद खर्चा भी बहुत हो रहा है,
तो बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर, तो वो रिकवरी कैसे करता है अपनी यहाँ आने के बाद? स्टूडेंट जॉब्स यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल हैं कंपेयर टू और बहुत वैरायटी की है, मैं ये भी बोलूँगा। मैं अपना केस बताता हूँ आप लोगों को। मेरे केस में इनिशियली मैंने 4 महीने तो जॉब नहीं करी थी। ब्लॉक अकाउंट का पैसा आ रहा था, उस पर हमारी गाड़ी चल रही थी। पर उसके बाद आपको फील होने लग जाता है कि कुछ महीने बाद ये पैसा भी आना बंद हो जाएगा। और ब्लॉक अकाउंट में भी आपने खुद ने पैसे डाले, वो हमारा ही पैसा है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई रिलीफ मिल रही है गवर्नमेंट से। तो वो पैसा जब आपका लग रहा है तो आपके पास अर्निंग के रिसोर्सेज भी बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे 2 टाइप की जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम जॉब और मिनी जॉब। मिनी जॉब में आपको 8 घंटे 1 हफ्ते के अंदर देने होते हैं, बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। और आपको फिक्स्ड, अभी जो आवरली वेजेस चल रही हैं वो 12 यूरो चल रही है, तो आपको 1 घंटे का 12 यूरो मिलता है। ओके। और ये फिक्स होता है अमाउंट या? ये फिक्स होता है, बल्कि कुछ केसेस में आपको इससे ज्यादा मिलते हैं। कुछ केसेस में मिनी जॉब का अमाउंट फिक्स होता है। आजकल 520 करा हुआ है। 520 यूरो आपको मंथली मिलेगा। सिर्फ आपको 1 हफ्ते में 8 घंटे काम करना है, पूरे महीने में 40 घंटे। और नहीं तो आपको अगर पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है तो उसमें आपको पूरे महीने में 80 घंटे काम करना होता है, जिसमें आपका 800 से 900 यूरो बन जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब के लिए एम करते हैं। और वही मैं आपको कह रहा था कि अगर आप लैंग्वेज सीख के आते हो तो आपको ऐसी जॉब मिल जाएंगी जो आपको ज़्यादा घंटे काम भी नहीं करवाएंगे और आपका 800-900 यूरो आराम से बन भी जाएगा। तो कोई चैलेंजेस वैसे फेस आते हैं जॉब ढूंढने में या इजीली मिल जाती हैं? जॉब्स मिल जाती हैं, बट अगर जर्मन आती है तो ज़्यादा बेनिफिट है। ओनली थिंग इज आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बट इंग्लिश में भी होती हैं यहाँ पे? इंग्लिश में भी, अगर आप बड़ी सिटीज में काम कर रहे हो तो इंग्लिश में आसानी से मिल जाएगी। अगर छोटी सिटीज में, छोटे शहरों में काम कर रहे हो, विलेज साइड पे, कंट्री साइड पे काम कर रहे हो, तो वहाँ पे मोस्टली जर्मन लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है। और विद इन सेमेस्टर्स भी कर सकते हैं या सिर्फ हॉलीडेज में ही होती हैं? नहीं, विद इन सेमेस्टर स्टूडेंट्स करते हैं मोस्टली। कॉलेज मास्टर्स के अंदर मोस्टली स्टूडेंट कॉलेज 3 दिन जाते हैं हफ्ते में। आई मेरा 3 दिन रहता है, तो बाकी के दिन मैं शाम को या सुबह मैनेज करके अपने कॉलेज के काम के साथ साथ अपनी जॉब्स भी मैनेज कर लेता हूँ, तो वो चीज़ हो जाती है। और भाई यहाँ पे कोई शर्म की बात नहीं होती है, मतलब यहाँ के लोकल लोग भी जो है वो भी ऐसे ही करते हैं। अपनी जो फीस है वो खुद ही फंड करते हैं ये लोग। साथ में मैकडी में जॉब्स कर ली या फिर किसी शोरूम में जॉब्स कर लिया, तो ऐसा इतना टैबू नहीं मानते जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं। मैं 8 साल काम करके आया और मेरे को भी जहाँ पे जॉब्स मिली हुई है पार्ट टाइम स्टूडेंट्स की मिली हुई है, मैंने वो भी करा। मैंने 1 महीना एक बर्गर शॉप में भी काम करा था, विच वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस। थोड़ा हेक्टिक हो गया था बट नया एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक इसमें आपको सर्वाइव करने के लिए करना भी पड़ता नहीं, तो आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ती जाएगी। और आपके पास कोई और सोर्स नहीं है, या तो आप अपने घर वालों से पैसा मांगोगे, अगर वो दे सकते हैं ठीक है, नहीं दे सकते हैं, अगर दे भी सकते हैं तो मुझे लगता है आपको खुद एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप जाओगे बाहर, एक्सपीरियंस में, एक्सपोजर में मिलता है कि खुद से कैसे मैनेज कर पा रहे हो आप एक इंटरेक्ट करते हो लोगों से, आपको कल्चर के बारे में पता चलता है। यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है जो कि है पंक्चुअलिटी, प्यूंक्टलिश जिसे ये लोग कहते हैं। तो पंक्चुअल होना, चाहे आप छोटे से छोटा काम भी कर रहे हो, अगर आप पंक्चुअल नहीं हो ना तो ये लोग 2-3 महीने में आपको निकाल देते हैं आपके प्रोफेशन में। ये चीज मैंने देखा है स्टूडेंट्स, बिकॉज वो रिस्पेक्ट नहीं करते छोटी जॉब की, बट इनके लिए चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, सब एक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। तो मेरे ये एडवाइस है कि अगर आप कोई काम आपको मिल जाता है तो आपको टाइम पे आना है, 15 मिनट पहले आना है, और टाइम पे आपको जैसे आपकी शिफ्ट खत्म होती है आपसे कोई आर्ग्यू नहीं करता, आपको रुकने के लिए कोई नहीं कहता, आप जा सकते हो। तो जब आप टाइम पे जा रहे हो तो टाइम पे आना भी पड़ेगा। ये वीडियो जो बेसिकली थी इसमें हम यही बताना चाह रहे थे कि भाई क्या कॉस्ट है यहाँ पे रहने की, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लोग फ्री में हमें बोल देते थे कि यहाँ तो फ्री है एजुकेशन, ये है वो है, तो वो क्लैरिटी अब मिल गई है। ऑफ कोर्स अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आ रहे हो तो उसमें बहुत बेनिफिट है, लेकिन अगर आप उसके चांसेस भी आपके बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ग्लोबल कंपटीशन। हाँ, और अगर आप प्राइवेट में आ रहे हो तो ये भाई मोटा मोटा ये खर्चा है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके यहाँ पढ़ने आ जाओ। अगर आपको तब भी यूएस इंटरेस्टेड लगता है तो भाई वहाँ भी जा सकते हो। तो ये वीडियो जो था ये बेसिकली पूरी ओवरऑल कॉस्ट के बारे में था और आपको एक आइडिया देने के बारे में था कि भाई यहाँ आके आप कैसे कुछ कमा भी सकते हो एज ए स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि आपको घर वालों से पैसा ही लेना है, आप यहाँ पे आके कुछ रिकवरी भी कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो भी इंफॉर्मेशनल रहेगी आपके लिए। और यही था, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और आपसे फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर जरूर करना, स्पेशली उनके साथ जो जर्मनी में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, यूरोप में आना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो इस वीडियो के बारे में। तो यही था, यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट भी कर देना अगर आप कर सकते हैं। हाँ, तो कमेंट कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी करके जाना। तो दैट वाज इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।